स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक के यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एस पीईटी में सामान्य अध्ययन में आज हमारा होगा मॉडल पेपर नंबर दूसरा। इससे पहले हमने आपको एक सेट करा दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। साथियों, आज का हमारा कट ऑफ है 30 प्रश्न। तो आप लोग वीडियो के आखिरी में हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है। सबसे पहले हम इतिहास के 10 क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि आपके ऑफिशियल सिलेबस में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है? रोपड़, मिताथल, मांडा या रंगपुर। तो आप लोग जानते हैं साथी, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी मिताथल। ये कुछ हड़प्पा के स्थल है जिसे आपको याद करना है। जम्मू कश्मीर, वर्तमान में लद्दाख में, यहाँ पे साथी मांडा पड़ता है। इसी प्रकार से पंजाब में आप देखेंगे तो रोपड़ पंजाब में है, कोटल हिंग की खान, सघोल, देर मजरा, चक 86 बाड़ा। हरियाणा में आप देखेंगे तो बनावली, मिताथल, सिसवल, बखावली, राखीगढ़ और बालू। इसी तरह से राजस्थान में आप देखेंगे तो कालीबंगा है। गुजरात में देसलपुर, सुरकोतला, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, भगतराव, नागेश्वर, कुंतासी, मेघम और सिकापुर जैसे जो है हड़प्पा स्थल स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है या जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में जो कर वसूलने वाले अधिकारी होते हैं उन्हें भागदूत कहा जाता था। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा? पहला हो जाएगा सही जवाब। देखिए, उत्तर वैदिक काल के कुछ अधिकारी हैं जिनके बारे में आपको जानना होगा। सेनानी नाम का जो अधिकारी था यह प्रमुख रत्नी मतलब अधिकारी था। युवराज, यह राजा का पुत्र हुआ करता है। महिषी को ध्यान रखेंगे, यह पटरानी है साहब। सुत, यह राजा का सारथी है। ग्रामीणी, ग्राम का मुखिया। छत्ता, यह प्रतिहार है या द्वारपाल है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसको। संग्रहिता, ये कोषा अध्यक्ष हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। भागदूत, ये कर एकत्र करने वाले अधिकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छवाप, द्रुत क्रीड़ा में राजा का मित्र है। पालागल, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि वन के अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महावीर स्वामी के संदर्भ में सही है? जैन ग्रंथ आचरंग सूत्र से महावीर स्वामी के कठोर तपस्या की जानकारी मिलती है, यानी कठोर तपस्या का वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल सही है। सेकंड करा कि महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये भी आपका सही है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलिन कहा जाता था, ये भी सही है। तो इस प्रकार से डी आपका राइट आंसर होगा। सभी के सभी कथन सही है। अब देखिए, यहाँ से आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि आचरण सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा जैन धर्म। आचरण सूत्र हमें क्या मिलता है? तो महावीर स्वामी के कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी की मुलाकात मक्खिलपुत्र गोसल से कहाँ पे होती है? तो बिहार में नालंदा पे होती है, ध्यान रखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आजीवक नामक जो नया संप्रदाय है उसकी स्थापना कौन करता है? तो आपका जवाब होगा मक्खिलपुत्र गोसल। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना और नोट्स कर लेना जरूर, क्योंकि पेपर में ये सीधे पूछा जा सकता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। ठीक है। द्रिम्भिक ग्राम के समीप साथी रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनको कैवलिन या जिन या फिर अरहत या फिर निर्ग्रंथ कहा जाने लगता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत का मैकियावेली किसे बोलते हैं? तो आप मेगस्थनी, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य या अशोक। तो यहाँ पे जो कौटिल्य हैं इन्हें हम भारत का मैकियावेली बोलते हैं। तो सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगर हम बात करें कौटिल्य, तो आप जानते हैं ये इन्हीं को चाणक्य या इन्हीं का नाम साथी विष्णुगुप्त है और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। अब ध्यान ये रखना है कि अर्थशास्त्र नामक जो ये पुस्तक है यह राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखा गया है, अर्थव्यवस्था पर नहीं लिखा गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अर्थव्यवस्था पर नहीं लिखा गया है बल्कि पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन पर लिखा गया है। कौटिल्य को हम भारत का मैकियावेली कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो अर्थशास्त्र है उसका पहली बार प्रकाशन 1909 ईस्वी में होता है। प्रकाशन कराता कौन है? तो डॉक्टर श्याम शास्त्री, इनका नाम याद रखेंगे। डॉक्टर श्याम शास्त्री इसका प्रकाशन कराते हैं। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो आपका जवाब होगा 15। कितने प्रकरण हैं? तो आपका जवाब होगा 180। और कितने श्लोक हैं? तो आपका जवाब होगा साहब 600, 6000। अगला प्रश्न है कि विंसेंट स्मिथ ने निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा है? यानी भारत के नेपोलियन की संज्ञा दिया हुआ है विंसेंट स्मिथ ने किसे? बहुत आसान सा सवाल, आपको पता होगा। समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो इस प्रकार से सी आंसर आपका हो जाएगा सही जवाब। अगर हम गुप्त वंश के शासकों को देखें
तो आप जानते हैं श्रीगुप्त यह गुप्त वंश के संस्थापक हैं और इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की है। श्रीगुप्त के बाद साथ ही घटोत्कच शासक बनते हैं गुप्त वंश के, और घटोत्कच भी महाराज की उपाधि धारण करते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम को हम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम। उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई है। 319 ईसा पूर्व में, मतलब ईस्वी में यह साथी इनका राज्यारोहण होता है और इसी समय को हम गुप्त संवत का आरंभ मानते हैं। इनके बाद आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त साहब शासक बनते हैं और इन्होंने पराक्रमांक की उपाधि धारण की हुई है, ध्यान रखेंगे। अब समुद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य विस्तृत किया, उत्तर भारत को भी जीता है, दक्षिण भारत में भी अपने आप को प्रसार करते हैं। तो इनकी विजय के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलता है, तो साथ ही एक प्रशस्ति है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे इस बात को कि प्रयाग प्रशस्ति से हमें क्या जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त के विजय के बारे में जानकारी मिलती है। यहीं पर जो इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथी, भारत का नेपोलियन कहते हैं किसे, समुद्रगुप्त को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई है, बिल्कुल सही है। दादा कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक हैं, दादा कोंडदेव, बिल्कुल सही है। शिवाजी के ऊपर समर्थ गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी सही जवाब। देखिए हम बात करेंगे शिवाजी को लेकर के, तो 1627 से 1680 तक यह रहेंगे, ठीक है। और इनका जन्म 10 अप्रैल 1627 को हो रहा है। कहाँ पे, शिवनेरी के किले में हो रहा है। इनकी माता का नाम क्या साहब, तो माता का नाम इनका जीजाबाई है, जबकि इनके पिता कौन हैं, तो इनके पिता हैं शाह जी, ध्यान रखेंगे। और इनके बड़े भाई कौन है, तो इनके बड़े भाई हैं साहब संभाजी, ध्यान रखेंगे। 1654 में एक युद्ध होता है, पोलीगर का युद्ध, जहां पे संभाजी के साथ ही मृत्यु हो जाती है, पर यह पॉइंट आपको ध्यान नहीं रखना। शाह जी की एक और पत्नी है जिनका नाम है तुकोबाई मोहिते, और इनसे एकोजी नाम का इनका एक और लड़का होता है, ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति है दादाजी कोंडदेव, ये सीधे पूछेगा कि शिवाजी के संरक्षक कौन थे, तो जवाब होगा दादाजी कोंडदेव, ठीक है। यह सवाल आपसे सीधे पूछेगा कि शिवाजी के ऊपर निम्नलिखित में से किसका अत्यधिक प्रभाव था, तो जवाब होगा समर्थ गुरु रामदास। तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना, ये दो व्यक्ति तो एकदम रट लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व नीतियों में जो अस्थायी बंदोबस्त है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू नहीं की गई थी। आप जानते हैं अंग्रेजों ने भू राजस्व वसूलना स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो कह रहा है कि भाई जो अस्थायी बंदोबस्त है वो कौन से क्षेत्र में लागू नहीं किया गया था, दक्कन क्षेत्र, बिहार, उड़ीसा, या कौन से क्षेत्र में। तो साथ ही दक्कन के क्षेत्र में ये महाराष्ट्र वाले भी इसे लागू नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, पहला होगा सही जवाब। देखिए होता क्या है कि 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट जारी किया जाता है, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत कहा जाता है कंपनी से कि बंगाल में आप अस्थाई भूमि प्रबंधन करो, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जब बक्सर का युद्ध हो जाता है साथी, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद एक जो अधिनियम आता है पीट्स इंडिया एक्ट, उसमें कहा दिया जाता है कि भाई आप बंगाल में अस्थाई भूमि प्रबंधन करो और वहां से अपना जो है रेवेन्यू लो, मतलब भू राजस्व कर वसूलो। इसके लिए आप जानते हैं कि एक व्यक्ति आता है इसी के कुछ समय बाद 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के, इनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इन्होंने, ठीक है, बंगाल के अंदर 22 मार्च 1793 को भू राजस्व की जो अस्थाई बंदोबस्त है इसको लागू कर देते हैं। इसको हम इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ये जो बंदोबस्त है यह बंगाल में लागू होता है, बिहार में लागू होता है, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो वाराणसी और गाजीपुर क्षेत्र में, और उत्तरी कर्नाटक, तो ये लोकेशन है जहां पर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध धार्मिक आंदोलन कूका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। धार्मिक आंदोलन था, बाद में जाकर के जो है साथी ये राजनीतिक बन जाता है। तो 1840 से 1872 तक चलता है यह आंदोलन, पहला हो जाएगा आपका सही। देखिए बात करेंगे कूका आंदोलन, तो 1840 में इसकी शुरुआत होती है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है सेन साहब, इन्हीं को ही हम भगत जवाहर मल बोलते हैं, और इनके शिष्य हैं बालक सिंह। ये दोनों लोग मिल करके पश्चिमी पंजाब में, याद रखेंगे, इसको शुरू करते हैं। इसका मुख्यालय साथ ही उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हजारा नाम का एक जगह है, वहां पे बनाते हैं। प्रारंभ में यह आंदोलन साथ ही धार्मिक रूप से प्रारंभ हुआ था, और इसका उद्देश्य था कि सिख धर्म में जो बुराइयां प्रचलित हैं
उसको समाप्त करना है। ठीक है, होता क्या है कि 1863 में बालक सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बालक सिंह के शिष्य हैं राम सिंह, ये कोका आंदोलन में शामिल होते हैं और आंदोलन को आगे ले जाते हैं। लेकिन राम सिंह को 1885 में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और इन्हें रंगून जेल भेज दिया, जहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। राम सिंह साथी ये रामधारी आंदोलन से भी संबंधित है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया था। तो इस प्रकार से बी आपका हो जाएगा सही जवाब। देखेंगे तो अगर हम बात करेंगे अंबेडकर जी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर के, तो 1920 ईस्वी में आप देखेंगे तो इन्होंने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की हुई है। 1924 में आप देखेंगे तो इन्होंने बंबई में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की हुई है। 1927 में आप देखेंगे तो इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका लॉन्च किया हुआ है। फिर आप देखेंगे इसी वर्ष यानी 1927 में ही इन्होंने समाज समता संघ की स्थापना की हुई है। 1942 में आप देखेंगे तो इन्होंने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन जमींदार एसोसिएशन के संस्थापक थे, जिसे हम लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहते हैं? तो इनके संस्थापकों में द्वारकानाथ टैगोर जी का नाम महत्वपूर्ण आता है। तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा आपका सही जवाब। देखिए अगर हम बात करेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी, तो इसकी स्थापना 1838 में होती है। कहाँ पे? कलकत्ता में। संस्थापक में द्वारकानाथ टैगोर जी थे, और भी लोग हैं जैसे प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा राधाकांत देव, राजा काली कृष्ण, तो ये लोग भी शामिल थे। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। सवाल अगर पूछेगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी के भारत सचिव कौन थे, तो साथ ही प्रसन्न कुमार ठाकुर हैं। जबकि अंग्रेज सचिव पूछेगा तो विलियम कार्बी का नाम जरूर बताएंगे। तो इसे नोट कर लेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमालय पर्वत के बारे में सही है? तो अब हम डिस्कस करेंगे 5 प्रश्न ज्योग्राफी से जो आपसे पूछा जाएगा। तो हिमालय पर्वत के बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो सतत वाहिनी होती हैं, मतलब पूरे वर्ष उसमें पानी भरा रहता है। तो क्या ये बात सही है? तो हाँ। तो आप देखेंगे गंगा में भी पानी रहता है, यमुना में भी पानी रहता है। क्यों? क्योंकि ये नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं साथी। ग्लेशियर मतलब बर्फ से निकल के, मतलब बर्फ पिघलता है तब निकलती हैं, और बर्फ तो हमेशा पिघलता रहता है ना। हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावना है, क्योंकि भाई यहाँ की नदियां हमेशा जब पानी भरी रहती हैं तो संभावना तो है ही, बिल्कुल सही है। हिमालय का अभी भी उत्थान जारी है, तो ये बात भी सही है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा यहाँ पे साथी जो इंडियन प्लेट है, ठीक है, वह यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद बीच में टेथिस सागर उठ गया था और हिमालय पर्वत बन गया था। तो अभी भी ये जो हमारा इंडियन प्लेट है वो आगे बढ़ रहा है और यूरेशियन प्लेट साथी वो नीचे आ रहा है। तो अभी भी हिमालय पर्वत उठ ही रहा है, क्योंकि आप अभी देखे होंगे तो जो हमारा मतलब माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, उसकी जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर हो चुका है, मतलब थोड़ा सा बढ़ चुका है। ठीक है, पहले इतना ही था पर बढ़ गया है, तो मतलब उत्थान अभी भी जारी है। तो बिल्कुल सही है, डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे करेक्ट जवाब। ठीक है, हिमालय पर्वत के कुछ महत्व हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती हैं वो सतत वाहिनी होती हैं, यानी इसमें पूरे वर्ष पानी भरा रहता है। ठीक है, क्योंकि यह ग्लेशियर से निकलती है इसलिए इसमें पानी भरा रहता है साहब, है ना। अब पानी भरे जाने की वजह से यहाँ पे जल विद्युत की ज्यादा संभावना है। ठीक है, हिमालय में अभी भी उत्थान हो रहा है, इसका मतलब कि हिमालय कैसा है? युवा अवस्था में है। हिमालय पर्वत जो साइबेरिया क्षेत्र है, मतलब जो रूस के ऊपर से जो हवाएं हमारे यहाँ आती हैं उसको साथ ही रोकता है, और उससे हमारे यहाँ पाला नहीं पड़ता, नहीं तो बम्पर पाला पड़ता और हमारे यहाँ खेती का बहुत नुकसान होता। तो भैया साइबेरिया हवा को रोकता है। जो हमारा मध्य एशिया से जो हवा चलता है, पश्चिमी विक्षोभ, जो आप देखेंगे भूमध्य सागर से जो पानी लेकर के आता है वो हमारा हिमालय पर्वत उसको रोक लेता है, यानी पश्चिमी विक्षोभ को रोकता है। और नवंबर दिसंबर के महीने हमारे यहाँ पानी बरसाता है। तो नवंबर दिसंबर के महीने में पानी कैसे बरसता है? तो आप बताना पश्चिमी विक्षोभ से बरसता है, और ये गेहूं के खेत के लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है। हिमालय पर्वत की ऊंची श्रेणियां सदा हिम आच्छादित रहती हैं, जाहिर सी बात है कि वहां पे बर्फ पड़ता रहता है। तो जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, गॉडविन ऑस्टिन K2 हो गया, तो कंचनजंगा हो गया, तो इनमें हमेशा जो है आप देखेंगे बर्फ आपको देखने को। अगला प्रश्न है, चौरीबाड़ा ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? आपके सिलेबस में ग्लेशियर दिया है, ध्यान रखिएगा। तो चौरीबाड़ा ग्लेशियर यह साथी उत्तराखंड में पड़ता है। केदारनाथ मंदिर जो है उसके उत्तर में ये पड़ता है। तो ये सवाल इस तरह से पूछा है, तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। तो इस प्रकार सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? सी होगा राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है आपको याद होना चाहिए, जैसे चौरीबाड़ा ग्लेशियर की बात करेंगे तो उत्तराखंड राज्य के
रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। मिलाम हिमनद की बात करेंगे तो यह उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, जो कि यहीं से साथ ही निकलती है कौन सी नदी, गौरी गंगा नदी। तो अगर आपसे पूछे कहाँ से निकलती है तो आप बताना मिलाम हिमनद से, ठीक है। ससाइनी हिमनद यह साथी लद्दाख में पड़ता है, जबकि जेम्बू हिमनद यह सिक्किम में पड़ता है। सियाचिन हिमनद यह आप जानते हैं नुब्रा घाटी में भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, ठीक है। और रूपल, दया, मीर, रीमो, पुनमाह, हिस्पार, बाल्टोरा, खुर्दुपिन ये सब लद्दाख में पड़ने वाले महत्वपूर्ण हिमनद हैं, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है? तो अंडमान और निकोबार में जारवा, सेंट्रली ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। तो पहला जो होगा वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ जनजातियां हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। अंडमान निकोबार में जैसे जारवा, सेंट्रली, ओंजे या ओंगे, ठीक है। थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। अब देखिए ऑप्शन में कोई एक रहेगा तो आपको वहां पे टिक करना होगा। उत्तर प्रदेश भी रह सकता है, बिहार भी रह सकता है, उत्तराखंड भी रह सकता है, ठीक है। भूटिया जनजाति की बात करें तो ये सिक्किम में भी है, त्रिपुरा में भी है, पश्चिम बंगाल, पर ज्यादातर सिक्किम ही पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। कोल जनजाति ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो ये भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। धौलाधर श्रेणी यानी अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में वहां पे गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरावल, लाहौली, बारी ये जनजातियां पाई जाती हैं। जबकि संथाल जनजाति यह पूर्वी भारत में जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा यहाँ पे संथाल पाया जाता है। और ये आपसे गुजरात, महाराष्ट्र करके देगा जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? अलकनंदा और भागीरथी जहां पे मिलेंगे उसे कौन सा प्रयाग बोलेंगे? तो उसे हम देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। कौन सा? देव प्रयाग। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा सही जवाब। तो इस पंच प्रयाग को रट लीजिएगा, अलकनंदा और भागीरथी जहां पे मिलेंगे देव प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा पिंडार नदी, कर्ण प्रयाग, अलकनंदा नंदकी नदी, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा। तो इसे एक बार नोट कर लीजिएगा, 3-4 बार पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा मामला। अगला प्रश्न है, सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का उदाहरण है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती नहीं, अल्पाइन वन है नहीं, उपोष्ण है नहीं, तटीय या फिर ज्वारी वन का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप जानते हैं तट पर स्थित है साथी, है ना, सुंदरबन, डेल्टा, ठीक है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? डी। अब देखिए एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सा वन पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और ये सवाल पेपर में सीधे पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या होगा? तो दूसरे नंबर पे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपातियों का ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सागौन और साल ये किस प्रकार के वन के एग्जाम्पल हैं, मतलब किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ध्यान रखेंगे। जबकि सुंदरवन आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र में, तो तटीय, इसलिए तटीय या तटीय क्षेत्र के जो वन होते हैं उसे हम ज्वारी वन भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान से 5 प्रश्न जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख विशेषता है? विशालतम और विस्तृत संविधान है। जाहिर सी बात है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो ये बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ संसद का शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति का नहीं, ये भी सही है। हमारे यहाँ जो संविधान है नम्य और अनम्य, मतलब जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो कहीं कहीं आसान है तो कहीं कहीं कठिन भी है, बिल्कुल सही है साथी। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा? डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें भारतीय संविधान की विशेषता, तो आप जानते हैं कि यह विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जबकि अमेरिका का संविधान साथी ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड की तरह, जैसे इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली है, वैसे हमने भी अपने यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को ही रखा है, ठीक है। संशोधन की दृष्टि से हमारा संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है, मतलब ना तो बहुत ज्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज्यादा लचीला है, मध्यम काम चलता है। आप देखेंगे तो हमारे संविधान में मूल अधिकार भी है, मूल कर्तव्य भी है, नीति से तत्व भी है। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकल नागरिकता है, वयस्क मताधिकार है, संविधान की सर्वोच्चता हमारे यहाँ है, आपातकालीन उपबंध दिया है, ग्राम पंचायतों का गठन, ये सब हमारे संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिसे आपको बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान का जो भाग 3 है अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों के बारे में है, बात सही है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो अमेरिका के संविधान के जो बिल ऑफ राइट है वहां से लिया गया, ये भी सही है। सरकार को मूल अधिकारों पर राष्ट्रहित और लोकहित में निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान किया गया है, मतलब सरकार क्या हमारे मूल अधिकार को लेकर के उसके खिलाफ में या
उसके संदर्भ में अगर राष्ट्रहित का कोई बात हो या लोकहित का कोई बात हो तो प्रतिबंध लगा सकती है क्या? तो हाँ, बिल्कुल लगा सकती है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार सी हो जाएगा हमारा राइट, मतलब ये भी सही है। तो इस प्रकार से सभी कथन सही हैं, तो आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट को लेकर के, तो फंडामेंटल राइट का मतलब ही यहीं पर यह होता है साथी कि कुछ हमें इसमें अधिकार दिए गए हैं और ये अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में लिखे गए हैं। ठीक है, और अगर सरकार इन अधिकारों के खिलाफ कोई कानून बनाती है, कोई नियम बनाती है, तो हम इसको लेकर के न्यायालय में जा सकते हैं। यानी जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है वो न्यायोचित होता है। न्यायोचित कहने का मतलब कि उसको लेकर के न्यायोचित होता है। ठीक है, हम न्यायालय में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं या उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में और आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करें मूल अधिकार, तो आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। हमारे यहाँ का जो मौलिक अधिकार है वह न्यायोचित है। इसका मतलब कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार है वो अत्यांतिक नहीं है। ठीक है, अगर राज्य चाहे, अनुच्छेद 12 में बहुत सारे लोग आते हैं राज्य में, कल चर्चा करेंगे, राज्य की परिभाषा में बहुत लोग हैं। ठीक है, तो अगर राज्य चाहे और राष्ट्रहित और लोकहित के संबंध में कोई बात हो तो उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे मैंने मान लिया कि आपको पता है आर्टिकल 19 में आपको बोलने का राइट टू स्पीक फ्रीडम मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो राष्ट्रहित से संबंधित है तो सरकार आर्टिकल 19 पर भी बैन लगा सकती है कि भाई आप ये चीजें नहीं बोलेंगे, या आप अगर कोई पोस्ट कर देते हैं वो हमारे राष्ट्रहित के लिए, सुरक्षा के लिए जरूरी है, आप उसको नहीं करना चाहिए था, तो सरकार उसको पोस्ट को भी हटा सकता है। समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें सरकार कर सकता है। इसके लिए अलग अलग आर्टिकल हैं, जैसे 19 का 2 हो गया, तो इस तरह से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसमें जो दिए गए उपबंध है न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो भाग 4 में क्या दिया है? तो आप लोग सर भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिया है। क्या दिया है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कह रहा है कि न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, तो साहब नहीं, फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होता है तब न्यायालय द्वारा लागू कराया जाएगा। लेकिन नीति निर्देशक तत्व यानी जो आपका आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में जो बातें दिया गया है उसके खिलाफ अगर कोई कानून सरकार बनाती है तो उसको लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है साहब, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बात सही है। नीति निर्देशक तत्वों को देश के शासन में या साथ ही मूलभूत स्थान रखते हैं, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से सही नहीं है आपका कौन सा? पहला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व को लेकर के, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है जो कि अनुच्छेद 12 के समान है, जिसकी चर्चा कल करेंगे। अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व के उपबंध को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अतः इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। मतलब कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो बातें दी गई हैं उसके खिलाफ अगर कोई कानून नियम बनता है तो उसको लेकर के हम न्यायालय में नहीं जा सकते। यानी जो हमारा भाग 4 है वह गैर न्यायोचित है। क्या है? गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब हो गया कि न्यायालय में इसे हम लागू नहीं करवा सकते। नीति निर्देशक तत्व हालांकि देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं और जब भी सरकार कानून बनाएगा तो कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। बाध्यकारी नहीं है पर उसको ध्यान रखना ही पड़ेगा जो बातें 36 से 51 में दिया गया है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को स्थानों का आवंटन के संबंध में, किस अनुच्छेद में राज्यों को स्थानों का आवंटन के संबंध में उपबंध दिया गया है? यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लोकसभा ठीक है, लोकसभा में राज्यों को स्थानों का आवंटन के संबंध में उपबंध दिया गया है। मतलब कि लोकसभा जैसे है तो उसमें कौन से राज्य के कितने मेंबर होंगे, इसका उपबंध कहाँ पे किया गया है, किस आर्टिकल में उसके बारे में बताया गया है, ये आपसे पूछ रहा साहब। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जानते हैं ये बात भी आर्टिकल 81 में लिखा गया है जहां पे लोकसभा की संरचना लिखी गई है। तो इस प्रकार से बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 81 का दूसरा ये कहता है कि लोकसभा में राज्यों को स्थानों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, मतलब राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।
संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो जनगणना होगा उसके बाद परिसीमन आयोग बनेगा और वह परिसीमन आयोग लोकसभा में राज्य और संघ राज्य के जो प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या को तय करेगा। और ये साथ ही 2026 में अभी जैसे चुनाव जनगणना हो रहा है तो उसके बाद आपका परिसीमन आयोग बनेगा, तो बवाल देखने को हमें जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बवाल संभावना है। संसद की सदस्य संख्या बढ़ सकती है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा हो सकती है कहीं कहीं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का डाटा डाट तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, यानी कहां से लेकर के कहां तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उपबंध दिया गया। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 124 से 147 तक, तो इस प्रकार पहला हो जाएगा आपका। बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय, तो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसका जो अध्याय 4 है, अनुच्छेद 124 से 147 तक में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उपबंध करता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 124, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 124 में जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं इन सब पर चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, इनके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। तो इन सब पर चर्चा होगी, तनाव नहीं लेंगे, बस अभी हल्का फुल्का इन पर ऐसे इनको रखते चलिएगा। ठीक है, अब हम इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था का 5 प्रश्न करेंगे। करा कि जो इकोनॉमी प्लानिंग होता है इसका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है आर्थिक नियोजन का। मतलब होता है कि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, बिल्कुल। तार्किक वितरण हो सके, बिल्कुल। निर्धनता और बेरोजगारी को दूर कर सके, तो बिल्कुल ही। इसीलिए तो हम कोई चीज प्लान करते हैं ताकि इस सारी समस्याओं का समाधान हो पाए। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, डी होगा यहाँ पे राइट। अगर हम बात करें इकोनॉमी प्लानिंग का क्या पर्पज होता है, तो जो हमारे पास संसाधन है उनका सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो पाए, इसलिए हम प्लानिंग करते थे। संसाधनों का तार्किक वितरण हो पाए, निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करने में मदद मिले, जो हमारे आधारभूत ढांचे हैं जैसे ऊर्जा, सड़क, परिवहन, इनका विकास हो पाए। कृषि और उद्योग को समन्वित इन दोनों लोग का विकास हम कर पाए। सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट के जो लक्ष्य हैं उसको हम प्राप्त कर पाए। आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण को भी हम ध्यान में रख पाए। तो इसलिए साथ ही इकोनॉमी प्लानिंग बनता था 2014 से पहले। और 2014 के बाद आप जानते हैं सरकार आती है तो नीति आयोग, सरकार नीतियां बनाने लगती है जो तत्कालीन सरकार है। करा कि योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। जो आपका इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। केसी नियोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना किया गया था, बात सही है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 2015 को किया गया था। पहली बात तो 2015 नहीं, ठीक है, ये 1950 में होता है, तो 2015 कहाँ से आ गया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यह एक संविधानेतर या गैर संवैधानिक निकाय होता है और परामर्श ही करता है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जो साथी योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। तो पूछा सही नहीं है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। योजना आयोग को लेकर के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 2 नहीं 3 प्रश्न या 4 प्रश्न बनता है। पहला क्वेश्चन ये कि किस समिति के सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था, तो आपका जवाब होगा केसी नियोग समिति। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी स्थापना की कब गई थी, तो जवाब होगा 15 मार्च 1950। ठीक है, तीसरी बात की है कैसी निकाय है, तो आप बताना गैर संवैधानिक या संविधानेतर निकाय, और केवल परामर्श करता है। ठीक है, चौथी बात कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, तो जवाब होगा गुलजारी लाल नंदा। यही जो है 4-5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आप योजना आयोग के बारे में इतना तो पूरी तरह से रट लेना। अगला है निम्नलिखित में से किस बैंक की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। अब देखिए डेट पूछ लिया है कि कौन सा बैंक, अब सबका पता होगा तभी ना कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो जब ऐसा सवाल आएगा तो थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा सा रुक के ही जवाब देना लास्ट में। ठीक है, पर छोड़ देना अगर नहीं याद होगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया, अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो जेबीआई, तो ये आपका बहुत पहले होता है, 1720 के आसपास में होता है। ठीक है, जबकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1770, तो ये तो पहले कभी नहीं हो सकता। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता ये भी साथ ही थोड़ा सा लेट से आता है, ये तो 1804, मतलब कुछ सब अंग्रेज से पहले से ही है। इंपीरियल बैंक भी लेट से आता है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा पहला ही हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। ठीक है,
देखिए कुछ बैंक हैं जिनके बारे में हमने लिखा है, इसे आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। जनरल बैंक ऑफ इंडिया, अगर सवाल आता है तो इसे ध्यान रखेंगे, 1720 में स्थापना हुआ था। और इसी समय बैंक ऑफ बॉम्बे का भी स्थापना होता है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये 1717 में आता है, ठीक है। और जो कि यूरोपीय प्रबंधन के तहत कलकत्ता में स्थापित पहला आधुनिक बैंक माना जाता है। भारत में सबसे पहला जो प्रेसिडेंसी बैंक है 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता है साहब। 1840 में आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में देखेंगे तो बैंक ऑफ मद्रास बन रहा है। मतलब ये सब आजादी से पहले ही बन रहे हैं। तो एक बार इसको नोट्स कर लीजिएगा और एक दो बार पढ़ लेंगे, अगर पेपर में आएगा तो लपेट देंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाना। कैशलेस, गो कैशलेस नाम तो सुना होगा। लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो सरकार ने समिति बना था। आज भले ही सरकार यूपीआई पर पैसे लेने की बात कर रहा है, लेकिन पहले यह समिति बना था। और यह समिति बना था, साथ ही कह रहा है किसके अध्यक्षता में यह समिति बना हुआ है, ठीक है। गो कैशलेस वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 2016 में बना था, नीरज कुमार गुप्ता कमेटी। तो इस प्रकार से डी आंसर हो जाएगा आपका सही जवाब। देखिए अगर हम बात करेंगे बैंकिंग सुधार से लेकर के कुछ समिति, तो यहाँ पे जो एमएन गोईपोरिया कमेटी, तो ग्राहक सेवा में सुधार के उद्देश्य से बनाया गया था। एक घोष कमेटी बैंकों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया। पीआर नायकन समिति लघु और मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने के लिए। नीरज कुमार गुप्ता कमेटी 2016 में बना, नगदी रहित लेन देन यानी कैशलेस, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए। एसएस तारोपुरा कमेटी, ये विदेशी विनिमय जो आपका एफडीआई होता है, ठीक है, उसको लेकर के पूंजी खाता परिवर्तनीयता को, मतलब उसके लिए ये कमेटी बनाया गया था। तो एक बार इन सबको लिख लेना और ऐसे लिख देना, गोईपुरिया समिति ग्राहक सेवा, हाई सब मत लिखना, ठीक है। नोट्स बनाना शॉर्ट नोट। बैंकों में धोखाधड़ी, तो ये जो है ए घोष। लघु मध्यम उद्योग ऋण, तो ये हो गया पी आर नायक कमेटी। नगदी रहित लेन देन नीरज कुमार गुप्ता, ठीक है। विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के उद्देश्य से संबंधित है कौन? एसएस तारापुरा कमेटी। एक बार इसको नोट कर लेंगे। अगला, 1980 ईस्वी में भारत में लगभग कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? कितना आसान सा है, पर लेकिन इसका ऑप्शन अलग है, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा बहुत ज्यादा अलग है, मतलब कुछ है ही नहीं ऑप्शन। तो चलिए मैं ऑप्शन बना दे रहा हूँ अपने मर्जी से, है ना। कह रहा है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। चलिए मैं ऑप्शन सेट कर दे रहा हूँ। तो ऑप्शन पहले क्या लगाते हैं, 14 लगा देते हैं ऑप्शन ए पर, ऑप्शन बी पर 16, ऑप्शन डी पर 6 लगा देते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी पर 9 लगा देते हैं। अब इनमें से बताइएगा कौन सा हो जाएगा। इसके हम सही करा देंगे, चिंता नहीं करिएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पहला। आप जानते हैं 1980 में आप देखेंगे तो कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है? तो साथ ही यहाँ पे होता है आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। देखिए भारत में सबसे पहले बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। और इस दौरान, अच्छा 1980 पूछा है ऑप्शन, ये थोड़ा सा माफ करिएगा यार, गलती नहीं हो जाना, है ना। ध्यान ही नहीं आ रहा है, माफ करिएगा, सॉरी दोस्तों, है ना। ध्यान ही नहीं पड़ा हमें 1980 में, जबकि साथ ही यहाँ पे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। और आप देखेंगे तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, गलती ना हो जाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब से शुरुआत किया जाता है? तो पहली बार राष्ट्रीयकरण होता है 1969 में, 1969 में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। दोबारा जब होता है साथी तो 1980 में होता है, और इस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया जाता है, ठीक है। इन सब चीजों को बंद करिए। भारत में जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब स्टार्ट किया गया? तो वर्ष 1956 में किया गया। साधारण बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण साथी ये 1973 में कराया जाता है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अब नहीं होगा गलती। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बोहाइड्रेट के बारे में सही है? अब हम लोग 5 प्रश्न करने वाले हैं विज्ञान से। तो यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? ऊर्जा देता है, सही है। स्टार्च या मंड एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल ये भी सही है। स्टार्च और सेलुलोज दोनों के स्रोत साथी वनस्पति होते हैं, दोनों वनस्पति में पाए जाते हैं, और दोनों के दोनों पॉलीमर्स भी होते हैं, दोनों ग्लूकोज के अणु से निर्मित होते हैं, ये भी सही है। इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए जैसे जहाँ पे मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है, मतलब गर्मी है, ठीक है। इस वजह से दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है, ठीक है। पर कोई नहीं, हम लोग कंप्लीट क्लास तो कर ही देंगे, ठीक है। बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, तो यह भोजन का मुख्य अवयव है जो कि शरीर को क्या देता है? एनर्जी प्रदान करता है। कहाँ से मिलता है कार्बोहाइड्रेट? तो शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, चावल और बाजरा, यहाँ से साथ ही हमें कार्बोहाइड्रेट, ये कुछ प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। स्टार्च या मंड की बात करेंगे तो यह पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, ये सीधा आपसे पेपर में आता है। ध्यान रखिएगा, स्टार्च और सेलुलोज ये दोनों के स्रोत साथी वनस्पति होते हैं, और दोनों के दोनों पॉलीमर भी होते हैं। अब ध्यान से यहाँ समझिएगा, स्टार्च के रूप में आप जानते हैं पौधों में जब जो भोजन इकट्ठा होता है वो स्टार्च के रूप में होता है,
ठीक है, मतलब जो आप जानते हैं जो पौधे भोजन बनाते हैं तो स्टार्च के रूप में पत्तियों में उनका भोजन संचित रहता है। जबकि यहीं पर हम बात करेंगे सेलुलोज, तो साथ ही ये पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल, उसके अंदर पाया जाता है। लेकिन दोनों है क्या, तो दोनों के दोनों आप जानते हैं कि स्टार्च हो गया या सेलुलोज, ये दोनों वनस्पति से ही मिल रहा है। ठीक है, और स्टार्च हो गया, ये साथ ही क्या है, तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सामान्यतः चर्म रोग हो सकता है या बालों का झड़ना, ये दोनों संबंधित है। कौन सी विटामिन की कमी से, तो विटामिन B3 तो होगा नहीं, B5, B7, B12, कौन सा होगा राइट आंसर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चर्म रोग कह रहा है या बाल झड़ सकता है। विटामिन B7 बायोटीन की कमी से यह बीमारी होती है। ठीक है, तो विटामिन B7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा साहब यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए कुछ विटामिन है यहाँ पे लिखा गया, इसको पूरा रट लीजिएगा, 1-2 दिन भले लगेगा, रट लीजिएगा। जैसे विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम आपका थायमिन है, इससे बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, किलोसिस होता है। विटामिन B3 नियासिन, पेलाग्रा नाम की बीमारी। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, रासायनिक नाम है। जनन क्षमता की कमी, वृद्धि में कमी या अस्थमा हो सकता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन होता है, रुधिर छीड़ता, ठीक है, एनीमिया जिसे आप बोलते हो। चर्म रोग या पेशियों का ऐठन इससे होता है। विटामिन B7 यहाँ पे चर्म रोग या बालों का झड़ना ये है। फिर विटामिन B12 रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन, इससे रुधिर क्षरता बीमारी होती है। विटामिन C आप जानते हैं इसे एस्कर्बिक अम्ल बोलते हैं, और इससे स्कर्वी रोग या मसूड़ों में खून आना या पायरिया जैसी बीमारी होती है। तो एक बार इसे नोट कर लेना, जब पेपर में आएगा गलत करोगे तो मेरी कोई गलती उसमें नहीं रहेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनेमल, इनेमल कौन होता है, हमारे दांतों का जो ऊपरी परत है, कैल्शियम लवण से बना होता है। इसे फ्लोरीन जो होता है वो मजबूती प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे कि इनेमल किससे बनता है, कैल्शियम से, और मजबूती किससे मिलती है, फ्लोरीन से। इनेमल जो है मानव शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट होता है, ये भी सही है। प्रत्येक दांत की जो भीतरी गुहा होती है साथी, वो मज्ज गुहा के नाम से जाना जाता है, वही कैविटी वाला पार्ट, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए अगर हम देखेंगे तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। रदनक जो कि भोजन को फाड़ता है, कृदनक जो कि भोजन को काटता है, जबकि अग्र चवर्णक और चवर्णकीय भोजन को पीसने का काम करता है। इनेमल की बात करते हैं तो यह दांत का ऊपरी परत होता है, जो कि किससे बनता है, कैल्शियम लवण से बनता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों मिलकर के मतलब बनाते हैं इसको। ठीक है, अब देखेंगे मानव शरीर का यह सबसे कठोरतम पार्ट है, ध्यान रखेंगे। प्रत्येक दांत की जो भीतरी गुहा है इसे हम मज्ज गुहा के नाम से जानते हैं, और मज्ज गुहा के ऊपर साथ ही हमारी डेंटिन होती है, यानी दंतास्थि होता है। तो कई सारे डाटा है यहाँ पे, आपको इसको ध्यान रखना होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणुओं से होने वाला रोग है। कल हमने जीवाणु पढ़ा था, आज हम लोग विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हर वीडियो बहुत जरूरी है। आप एक बार 30 सेट हम कराएंगे, 30 सेट करके जाना, एक भी सवाल गलत नहीं होगा, 50 में 50 लगा के आओगे, है ना। तो कौन सा है, तो भैया इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा, ये सभी विषाणु जनित रोग हैं। तो जवाब होगा आपका डी राइट आंसर। लेकिन रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना डाटा है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या, कोई पढ़ाए कोई मतलब नहीं है ना। तो विषाणु से कौन सा रोग होगा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा, चेचक, छोटी माता, रेबीज, गलसुआ, चिकनगुनिया, पीलिया या फिर एड्स जैसी बीमारी भी विषाणु जनित रोग हैं, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार है, खरपतवार के लिए शाकनाशी है। जैसे जोने से खरपतवार खत्म हो जाए खेतवा में कर, शाकनाशी कौन होता है, दवा है। तो 4D तो है, ये है आइसोप्रोट्यूरान भी होता है, साथ ही स्टेनकोर जिसे हम लोग मेट्रीब्यूजिन बोलते हैं, ये भी है, खरपतवार है, नासी है। तो इस प्रकार से डी आंसर होगा। हर बार उपयुक्त तो सभी आपको नहीं मिलेगा पेपर में, जानते हैं हम क्यों इसको देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि तैयारी आपकी पूरी तरह से बन जाए। हमारा उद्देश्य आपको तैयार कराना है, ना कि केवल क्वेश्चन आपको ऐसे करा के रटा के छोड़ना, नहीं, पूरा आपको तैयार कराना है, ताकि जब एग्जाम में कुछ भी पूछे आप जो है जवाब अच्छे से दे पाओ। शाकनाशी रट लेना, 2,4-D हो गया, आइसोप्रोट्यूरान हो गया, फिर आपका मेट्रीब्यूजिन हो गया, सल्फा सल्फ्यूरान हो गया, और मेटाक्यूजरॉन हो गया। तो ये सब शाकनाशी हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा निवेशक सहायता पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 40 तक में करंट अफेयर के सवाल हैं, घबराना नहीं, जो सही होगा वो सही होगा, जो गलत होगा उसे नोट्स बनाना, और क्या। तो भैया कौन सा मंत्रालय लॉन्च किया हुआ है, निवेशक सहायता पोर्टल। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए
यहाँ पे याद रखना होगा कि एक और पोर्टल है जिसका नाम पीएम अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप भी यही है, अजय वाला, ठीक है। तो 25 मई 2026 को हमारी जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसने पीएम अजय पोर्टल को लॉन्च किया है। क्लियर है। सेकंड, निवेशक सहायता पोर्टल ये कौन लॉन्च करता है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्लियर। निर्भय रहो पहल की स्टार्टिंग कौन करता है? तो हमारा जो पंचायती राज मंत्रालय है ये करता है साहब, ठीक है। एक और है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, यह जो है यानी ESDA 2025 पोर्टल लॉन्च करता है, ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ पोर्टल हैं जिन्हें आपको नोट्स बनाना है और याद रखना है। अगला, भारत की पहली भूतापीय परियोजना पुंग परियोजना कहाँ पे लग रहा है? तो पुंग नहर आपको याद है ना, ये लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। तो भूतापीय परियोजना लगाना है तो लद्दाख में ही लगाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? सी होगा साहब यहाँ पे राइट आंसर। देखिए, अगर हम बात करेंगे पुंग परियोजना को लेकर के तो कहाँ पे है? तो भैया लद्दाख में है। क्या है ये? तो भारत की पहली भूतापीय परियोजना है, ठीक है। इस परियोजना का विकास कौन कर रहा है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस अथॉरिटी, ऑयल एंड नेचुरल गैस अथॉरिटी, ठीक है, ONGC कर रहा साथी। यह परियोजना समुद्र तल से कितनी फीट की ऊंचाई पर बन रहा है? तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। कब कंप्लीट होगा? तो वित्तीय वर्ष 2026-27 तक इसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और पायलट प्रोजेक्ट के दौरान इसकी जो उत्पादन क्षमता है वह 1 मेगावाट बताया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लद्दाख है, दूसरा ये कंपनी है, तीसरा इसकी ये ऊंचाई है, चौथा कब तक कंप्लीट होगा ये है, ठीक है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने असामान्य जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन हेतु गठित उच्च स्तरीय जो समिति है का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो आप जानते हैं अभी हाल ही में सरकार ने न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में असमान जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर के एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया हुआ है। तो इस प्रकार से सही जवाब का पहला हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जिस समिति का नाम क्या है? प्रकाश प्रभाकर नावलेकर कमेटी। और इस कमेटी को बनाया किसने? गृह मंत्रालय, अमित शाह जी ने बनाया। समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर है, ध्यान रखेंगे। अन्य सदस्यों में भी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी शास्त्री, डॉक्टर समिका रवि। ये समिति अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगी? 1 वर्ष में साथ ही प्रस्तुत कर देगी। साथ में समिति का उद्देश्य क्या है? अवैध प्रवास और असमान जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करना, ठीक है। अगला, तमिलनाडु विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? चर्चा में है तमिलनाडु, आप जानते हैं। तो इनकी जो विधानसभा की सदस्य संख्या वह है 234 है। आप जानते हैं तमिलनाडु में तो अभी वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय, जिन्हें हम थलापति विजय के नाम से जानते हैं, वह मुख्यमंत्री हैं, जो कि MK स्टालिन जो कि DMK पार्टी से थे, उनको हरा करके इस पद पर बैठे हैं। सी जोसेफ विजय की बात करेंगे तो तमिलगा वेत्री कड़गम यानी TVK से संबंधित है, ठीक है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा सी जोसेफ को साथ ही मुख्यमंत्री का मतलब पद का शपथ दिया गया है। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कौन है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु में ये राज्यपाल है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निपुण भारत मिशन की स्टार्टिंग कब किया गया था? निपुण भारत मिशन स्टार्ट किया गया था 2021 में, सरकार ने इसको लॉन्च करी हुई थी। तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया हुआ है। इसका पूरा नाम रखा गया था साथी, समझ और संख्यात्मक कौशल के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल। इसका शुरुआत कब किया गया? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, 2021 में। लक्ष्य क्या था? कक्षा 3 तक जो बुनियादी साक्षरता है और जो संख्यात्मकता है वो सुनिश्चित करना है, ठीक है। मिशन का लक्ष्य साथी 2026 और 27 तक है। कक्षा 3 तक सबको निपुण करना है, मतलब उतना ज्ञान सबके पास होना चाहिए, ऐसा। अगला, जोनास गहर स्टोर निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री हैं? अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान है तो थोड़ा ध्यान करिएगा इस चीज को, है ना। देश के प्रधानमंत्री सवाल पेपर में बार बार आते रहते हैं। तो नॉर्वे हो जाएगा आपका राइट आंसर। कुछ लोग के नाम दिए गए हैं जिन्हें आपको रटना होगा, जैसे अनवर इब्राहिम ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, जोनास गहर स्टोर ये नॉर्वे के हैं, लाई चिंगतेंग ये ताइवान के राष्ट्रपति हैं, जबकि रामचंद्र पैडोल ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं। ये सेनेगल और क्यूबा के तो हमें भी नाम नहीं याद आता कि अहमदौला, बस इतना याद है अहमदो अल अमीनो लोग। तो अहमदो याद रखना, सेनेगल है, ठीक है। और मिगुएल कौन है? तो साथी क्यूबा है, बाकी छोड़ दो, डियाज कैनल बरमुंदेज ये सब मत याद रखो। मिगुएल पड़ेगा तो क्यूबा और अहमदो पड़ेगा तो सेनेगल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला, भारत की अध्यक्षता में आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की बैठक आप जानते हैं किया गया था। और पूछ रहा है कि यह बैठक कहां पर आयोजित किया गया? तो साथी यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा? बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। 21 से 22 मई 2026 के मध्य में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में साथी आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की बैठक किया गया है।
और इसका आयोजन हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया। अब जानते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये बनाया गया है ताकि जो आतंकवाद जो संगठन होते हैं उनको जो पैसा मिलता है उसकी जो है जांच की जा सके, देखी जा सके, उस पर निगरानी ला जा सके, इसके FATF बना हुआ साथ है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस फ्रांस में है। आपसे यही पूछेगा कि FATF का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताना पेरिस और फ्रांस। ठीक है, अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। सिलेबस में हमारे दो दो जगह लिखा गया है दिवस के बारे में। ठीक है, 2 बार है, ये तो करंट अफेयर में भी है और आपका स्ट्रेटेजी में भी है। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी वो आपका हो जाएगा 3 मई। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। बात करेंगे 1 मई तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और इसी दिन हम विश्व अस्थमा दिवस भी मनाते हैं। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं या विश्व रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट दिवस भी हम लोग मनाते हैं। 11 मई को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। 12 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। तो इसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है डे को लेकर के, तो मई पूरा खत्म कर दिया गया। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष साथी यह 21 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रकार सही जवाब आपका कौन सा पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, देखिए कुछ और डेट है इसे आप याद रखिएगा, जैसे 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस या अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते हैं, 20 मई को हम विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं, इसी तरह से 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। जो आपको याद होगा उसे मत लिखिएगा। ठीक है, 24 मई को हम राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस, जबकि 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस या महिला स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस, 29 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि 18 मार्च से 31 मई 2026 के मध्य में IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो अभी IPL खेला गया, तो पूछ रहा कौन सा संस्करण था उसका, तो आप जानते हैं इसका 19वां संस्करण है। तो इस प्रकार सही जवाब आपका कौन सा सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2026 को लेकर के, तो इसका आयोजन 18 से 31 मई 2026 के बीच में हुआ। इसका 19वां संस्करण है। कुल 10 खिलाड़ी इसमें साथी शामिल होते हैं, कुल टीम 10 होते हैं। प्लेयर ऑफ सहित अगर आप देखें तो लगभग 74 मैच खेले जाते हैं। चैंपियन टीम कौन रहा है, तो आप जानते हैं RCB चैंपियन रहा लगातार दूसरी बार। उप विजेता साथी यहाँ पे गुजरात टाइटंस रहा हुआ है। फाइनल मैच आप जानते हैं 31 मई 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में खेला गया। RCB के कप्तान कौन है, तो रजत पाटीदार रहे, आपको पता होगा। सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप कौन जीता हुआ, तो वैभव सूर्यवंशी जीते हुए हैं, जो कि RR से थे यानी राजस्थान रॉयल्स थे और इन्होंने 776 रन बना हुआ। तो ये सब कुछ डाटा है, इनके बारे में कल भी 2 दिन लगातार हमें डिस्कस करना पड़ेगा IPL से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में यहाँ से सवाल पक्का एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगला अब हम 10 प्रश्न साथी जो स्टैटिक और करंट अफेयर बेस स्टैटिक होगा उस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 साथी प्रदान किया गया। तो आप जानते हैं ममता कालिया को ये चीज दिया गया। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो इसकी घोषणा की गई थी साथी 16 मार्च 2026 को। 24 भारतीय भाषाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाना है। वरिष्ठ लेखिका है ममता कालिया। इनका जो संस्मरण है जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए साथी हिंदी भाषा का इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए मिलता है, साथ में कुछ पदक और साल जो है उड़ाया जाता है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, इसे ध्यान रखेंगे, यह पार्वती तेरिको को मिला है। इनका जो कविता संग्रह फिर उगना, इसके लिए साथी इन्हें यह पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 ध्यान रखेंगे। अगला है ट्राइफेड की स्थापना कब किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइफेड की स्थापना कब की जाती है, तो याद रखेंगे ट्राइफेड की स्थापना साथी 1987 में होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्रश्न में सही जवाब। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ट्राइफेड है क्या, तो भारतीय जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ, इसकी स्थापना होती है 1987 में और यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत काम करता है। एक प्रकार से नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो जनजातीय कला है, जो उनके शिल्प है, जो उनके वनोपज है, यानी जो वन से उपजने वाले संसाधन है, उनको ये विपणन करेंगे। ठीक है, उनके विपणन को सुव्यवस्थित करके जनजातीय समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास करेंगे और उन्हें सशक्त बनाएंगे। कहने का मतलब है जो वो जो है जो भी उनका जो उपोत्पाद है, चाहे वो कला बनाते हैं, शिल्प बनाते हैं, उन सबको हमारा जो ट्राइफेड है साथी वो लेकर आता है और वैश्विक स्तर पे वैश्विक मार्केट में उसको बेचने का काम करता है। तो ये काम कौन करता है, ट्राइफेड करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अगला है कि चर्चा में रहा लोझिम लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो लोझिम लोक नृत्य यह साथी गुजरात में रहा, क्योंकि अभी हाल ही में आप जानते हैं यह जो है साथी गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ देता है। ठीक है, तो इसीलिए चर्चा में है लोझिम लोक नृत्य। आपसे सीधे पूछा जाएगा कि ये किस राज्य से संबंधित है, तो आप बताना महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। इस नृत्य में जो नर्तक होता है वो लेझिन नाम का घुंघरू लगे लकड़ी का एक वाद्य यंत्र होता है, जिसे आप सारंगी बोल सकते हो। इसका उपयोग करते हुए लयबद्ध शारीरिक गतिविधियों द्वारा प्रदर्शन करता है। अभी हाल ही में 8 मार्च 2026 को महाराष्ट्र के डोंबिवली में नृत्य ये लोग किए हैं और अपना गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगभग 9-10 हजार लोग इकट्ठा ये नृत्य कर रहे थे। ठीक है, 9,000 प्लस थे। ठीक है, और पहले 7,000 थे, तो इसलिए गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ गया। चर्चा ये हो गया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में चापरकूट उत्सव का आयोजन किया गया है। चापरकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो चापरकूट ये तो वही है मिजोरम वाला है ना, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी पहला हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, देखिए बात करेंगे 6 मार्च 2026 को, तो मिजोरम में बसंत उत्सव है इन लोग का, चापरकूट उत्सव यह मनाया गया है। यह जो उत्सव है प्रत्येक वर्ष आपको ध्यान रखना होगा, जूम की खेती की जब वो सफाई करते हैं उसके बाद साथी ये मनाते हैं, यानी बसंत के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस उत्सव में चिराब ये बांस नृत्य है, जैसे पारंपरिक नृत्य और लोक संगीत का प्रदर्शन भी किया जाता है। तो चापरकूट ध्यान रखेंगे मिजोरम कैसा है, तो बसंत उत्सव है, जो कि झूम की खेती जब वो साफ कर लेते हैं तो उसके बाद मनाते हैं। ठीक है, बसंत आगमन का मतलब एक तरह से समझिएगा साइन है। पुस्तक है एन एक्सीडेंटल लॉयर, इसके लेखक पूछ रहा है कौन है, एन एक्सीडेंटल लॉयर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, के वेणुगोपाल। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे कुछ पुस्तक और राइटर को लेकर के, तो नवीन कुंडू का पुस्तक है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। मनोज मुकुंद नरावड़े की पुस्तक है टाइटल 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। संजय राउत का पुस्तक है अनलाइकली पैराडाइज। के वेणुगोपालन की पुस्तक है एन एक्सीडेंटल लॉयर। राम कुमार मुखोपाध्याय का है हर पार्वती कथा। ठीक है, आप जानते हैं इसके लिए इनको पुरस्कार मिला है। तो मैट हेग का है मिडनाइट ट्रेन, तो इनको याद रखना। ठीक है, कल भी हमने 5 करवाया था, आज भी मैंने 5 पुस्तक 6 आज भी दिया, तो इसको इकट्ठा कलेक्ट करते रहिएगा। डेली पुस्तकों से बनने वाले क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। 30 करते करते आपके पास इतना ज्यादा नॉलेज हो जाएगा कि पूछिए मत। 30 सेट होते होते सब कुछ खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उज्बेकिस्तान की मुद्रा है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा कौन सी है। उज्बेकिस्तान में सोम, टोंगे, कतारी, रिगेल या रियाल, कौन सा है उज्बेकिस्तान की मुद्रा। तो उसको हम बोलते हैं सोम। क्या बोलते हैं, सोम। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर सोम। कुछ देश हैं उनकी मुद्राओं को ध्यान में रखेंगे, जैसे ईरान का तेहरान राजधानी है, ईरानी रियाल मुद्रा है। उज्बेकिस्तान ताशकंद सोम है साथी। ओमान का मस्कट ओमानी रियाल है। कजाकिस्तान का अस्ताना टेंगे या टोंग। कतर की राजधानी दोहा रियाल है। कंबोडिया की राजधानी रोम पे, तो साथी यहाँ पर भी रियाल है। ठीक है, कल भी हमने कुछ करवाया था, उसे एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लोकसभा के कार्यकाल का उपबंध दिया गया है। तो आपके आप देखेंगे स्टैटिक जीके, तो उसमें भी संसद के बारे में लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल और विधान परिषद टॉपिक लिखा हुआ है, तो वहीं से ये सवाल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथी, क्या पूछा है, लोकसभा का टेन्योर कार्यकाल दिया है साथी 83 में, तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 81 में क्या दिया है लोकसभा की संरचना। 82 में क्या दिया है जो संसद के सदन है, जो संसद के सदन है 82 की अगर हम बात करें तो उनमें राज्यों का और जो हमारे संघ शासित राज्य है उनका प्रतिनिधित्व दिया है। 83 में क्या दिया है सदनों की अवधि के बारे में दिया है, जैसे लोकसभा का क्या अवधि होगा, राज्यसभा का कितने साल का अवधि होगा। ठीक है, और 84 में क्या दिया सदस्यों के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, मतलब क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, 25 साल 30 साल ये सब। ठीक है, संसद के सत्र 17 और विघटन ये 85 में दिया गया, ध्यान रखिएगा इस बात को। 87 में क्या है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 93 में क्या दिया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। 102 में संसद की निर्भरता के बारे में दिया गया है कि भैया संसद की निर्भरताएं क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, बहुत डीपली नहीं पूछेगा पेट में, मुझे नहीं लगता कि बहुत गहराई में जाके सवाल संविधान से पूछेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, पतंग महोत्सव की बात करेंगे, इसका संबंध किस राज्य से है, तो आप जानते हैं साथ ही गुजरात में मनाया जाता है, तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। कुछ महोत्सव जिसे आपको याद रखना होगा, जैसे पतंग महोत्सव गुजरात से है। असम में आप देखेंगे तो बोहाग बिहू महोत्सव, जबकि केरल में विशु ओणम त्रिशूर पुरम महोत्सव। उड़ीसा में रज पर्वत, मेघालय में साध नोक्रेम उत्सव या नोक्रेम उत्सव। ठीक है, वही बात देखिए, वांगला उत्सव या फिर रानीकोर उत्सव मनाया जाता है। नागालैंड में मोत्सु उत्सव, हार्नबिल और सेक्रेनेई, याद रखना पड़ेगा इसको। मिजोरम में चापरकोट, मिमकू और पावलकोट जैसे उत्सव मनाए जाते हैं। ठीक है, एक बार में नहीं याद होगा, 3-4 बार पढ़ लेंगे तो हल्का फुल्का दिमाग में क्लिक कर जाएगा। ठीक है, अगला
जट जाटनी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किस राज्य का मतलब किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो देखिए जट जाटनी हम लोग गलती कर देंगे, कई बार अगर पेपर में राजस्थान वगैरह देगा तो हम लोग गलत कर देंगे। तो यहाँ पे बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि राजस्थान पंजाब देगा तो हम जट वहीं गलती कर सकते हैं, ठीक है, पर ऑप्शन में ध्यान रखना। जट जाटनी यह मिथिला और कोसी के क्षेत्र में मनाया जाता है। असम में आप देखें तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारस और नागा नृत्य, खेल गोपाल और कानोई जैसे लोक नृत्य मनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में गौर मारिया, पंथी, राउत नाच, पंडवाड़ी और वेडमाती, कपालिक जैसे नृत्य बनाए जाते हैं। 2-3 बार लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे जावर, मटकी, खाड़ा नाच या फूलपति, गिरदा या गिरदा, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और सेला भदोनी ये भी है, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है जो आपका नाटो है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का मुख्यालय साथी पूछ रहा है कि कहाँ पर है नाटो का मुख्यालय। तो आप जानते हैं नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में पड़ता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रश्न का सही जवाब, करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, तो इसकी स्थापना साथी 4 अप्रैल 1949 को किया जाता है। कब? 4 अप्रैल 1949 को। कितने संस्थापक देश थे? तो 12 थे। वर्तमान में कितने हैं? 32 हैं। 31वां फिनलैंड और 32वां स्वीडन है, ठीक है। सदस्य देशों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में इसकी स्थापना किया जाता है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या था कि जो भी इसके सदस्य देश हैं उनको राजनीतिक और सैन्य संसाधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा को ये लोग मतलब सुनिश्चित करेंगे। तो आपस में है, भारत इसका मेंबर है कि नहीं है, आप लोग कमेंट करके जो बताना। कल हम चर्चा करेंगे कि भारत नाटो का मेंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर वेयर नहीं करते भाई, तो आप लोग शेयर जरूर किया करिएगा ताकि जितने भी लोग हैं उन तक हमारी ये वीडियो साथ ही पहुंचता रहे। और साथ में आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइक, उसे भी आप करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे हम इसके तीसरे वाले पार्ट में, तो आप अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। आज थोड़ा सा हम भी बच गए थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।